देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूं क्योंकि मैं मराठी में अपनी बात यहां पर नहीं रख पा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। और सम्मानित मंच, ख़ास तौर से इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे सैयद रफ़ीक साहब, और इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है हमारे समाज के बारे में। ख़ास तौर से हमारे बहुत आदरणीय कॉमरेड विलास जी, शोभा ताई हैं यहाँ पर, जावेद पाशा साहब हैं, डॉक्टर इकबाल हैं, शशि जी हैं, तो और मेरे बहुत अजीज़ जो मित्र हैं दया। तो इन सभी लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है और मेरी इच्छा तो यही थी कि इन लोगों को हम सुनते तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता। लेकिन चंद बातें हैं जो मैं ज़रूर यहाँ पर रखना चाहूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आके, क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि गाय को लेकर, गाय को जबरन जो है राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, बजरंग बली या हनुमान पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे दौर में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कल और आज हुई और कल फिर होगी, तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि जिस फेज़ में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरीके का दौर है और जिस तरीके का कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है गाय वगैरह को लेकर आरएसएस के लोगों का, तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कल को अगर पार्लियामेंट के अंदर 5 सीटें जो है गाय के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। और मतलब सोचिए कि हमारी पार्लियामेंट कितनी खूबसूरत दिखेगी जब 537 इंसान होंगे और 5 सीटों पर गाय भी जो है वहाँ पर दिखाई देंगी। तो बहरहाल ये जो सभागृह है, मतलब इतना खूबसूरत ये हॉल है, और वो हॉल आप लोगों की वजह से तो खूबसूरत है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर जिन महापुरुषों की तस्वीरें टंगी हुई हैं वो इस हॉल को और उसकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो मतलब ये सारे जो महापुरुष हैं इनके बीच में बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मतभेद होंगे वैचारिक, लेकिन इन सभी के बीच में कम से कम एक चीज़ को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, और वो ये कि सभी जो है जमहूरियत को लेकर, जमहूरियत की जो पूरी कॉन्सेप्ट है उसको लेकर वो सभी एक मत थे। वो सभी एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर गैर बराबरी ना हो, जहाँ पर मज़हब के नाम पर दंगे फसाद ना हो, जहाँ पर जाति के आधार पर गैर बराबरी ना हो। और इन सभी का, इनमें से ज़्यादातर का हम जानते हैं कि रिश्ता जो है हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके साथ रहा है। और जो हमारा हिंदुस्तान है, यानी कि जो सपना जिस हिंदुस्तान का, जिस जमहूरी हिंदुस्तान का सपना इन लोगों ने देखा था, वो हिंदुस्तान एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार करता है 26 जनवरी 1950 के दिन। यानी कि एक नए हिंदुस्तान का जो जन्म है वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। और 3 आइडियाज़ को लेकर वो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था। वो 3 आइडियाज़ जो हैं, जिसमें से एक है डेमोक्रेसी का सवाल, जमहूरियत का सवाल, और उसमें जो सबसे प्रमुख बात निहित थी वो ये कि बहुमत का जो शासन है, बहुमत से मतलब किसी मजहब के आधार पर बहुमत से नहीं है, बल्कि कमज़ोरों का जो बहुमत है उसके शासन से है। दूसरा, डाइवर्सिटी उस हिंदुस्तान के मूल में थी, हिंदुस्तान के आइडिया के मूल में थी, और डाइवर्सिटी का सम्मान होगा। और तीसरा था कि जो डेवलपमेंट का सवाल है, यानी कि हमारे समाज का जो सबसे कमज़ोर आदमी है, हर उस व्यक्ति के आंसू को पोंछा जाएगा आज़ाद हिंदुस्तान में जो हाशिए पे खड़ा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान की एक यात्रा शुरू होती है। और हम देखते हैं कि आज़ादी के कुछ वर्षों बाद तक
एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता जो है वो दिखाई पड़ती है। जैसे कि नेहरू की बात हम लोग करें, पंडित नेहरू की बात अगर हम लोग करें, तो हम लोग जानते हैं कि बंटवारे के बाद किस तरीके के हालात हमारे मुल्क में थे, कितना ज़्यादा सांप्रदायिक वैमनस्य उस समय रहा होगा। उसके बावजूद नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का जो कमिटमेंट है हिंदू कोड बिल को लेकर, 52 में पहला आम चुनाव था और फूलपुर से पंडित नेहरू वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जनसंघ से करपात्री महाराज चुनाव लड़ रहे थे, और वही नफरत करपात्री महाराज उस समय फैला रहे थे जैसा आज गिरिराज सिंह वगैरह बोलते हैं। लेकिन नेहरू ने कहा कि मैं चुनाव हार भी जाऊं लेकिन मैं हिंदू कोड बिल से कोई समझौता नहीं करूंगा। यानी कि उस आदमी के लिए जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे कहीं ज़्यादा महत्व जो है सोसाइटी को लेकर था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं नेहरू को लेकर, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो कमिटमेंट है, हम जिसको समझ सकते हैं, वो एक पूरी एक अलग लीडरशिप थी जिसका एक राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत गहरा रिश्ता रहा था। लेकिन हम देखते ये हैं कि जो 70 सालों का जो हमारे देश में जमहूरियत की यात्रा है, जो जर्नी है डेमोक्रेसी की, 70 साल के बाद और ख़ासतौर से इन 5 सालों में जब से हमारे देश में आरएसएस की सरकार आई है, लगातार इन 3 आइडियाज़ को चैलेंज किया जा रहा है। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ ये जो डेमोक्रेसी के सवाल को पहली बार चैलेंज करने का काम आरएसएस की ये जो हुकूमत है वो कर रही है। इससे पहले भी ये सब काम होते रहे हैं। जैसे कि जो 70 के दशक में जो आपातकाल लगाया गया उस समय भी इस काम को किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ फ़र्क हैं और कुछ बुनियादी फ़र्क हैं, उन पे भी बातचीत होनी चाहिए। और वो ये कि मुझे लगता है कि उस समय की जो हुकूमत थी वो थोड़ी ईमानदार थी। उन्होंने ये घोषित किया कि हम आपके सारे डेमोक्रेटिक राइट्स को, हम आपके सारे सिविल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आज की जो हुकूमत है वो बहुत बेईमान हुकूमत है। वो नाम तो कॉन्स्टिट्यूशन का ले रही है, वो माला तो जो है लोकतंत्र की जप रही है, लेकिन काम सारे उसके जो हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो उस समय जेल वगैरह गए थे, उनसे जब बात करते हैं तो बताते हैं कि उस समय के लोगों को ये मालूम था कि मीडिया पे सेंसरशिप है, यानी हम जो अखबार पढ़ रहे हैं वो सेंसर होके आ रहा है हमारे तक, ये मालूम था उस समय के समाज को। लेकिन आज हम जो अखबार पढ़ रहे हैं हमको नहीं मालूम है कि किस तरीके से सेंसरशिप काम कर रही है। अभी एक सेशन हो चुका है यहाँ पर, किस तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है पूरा का पूरा जो मीडिया है उसको। और एक जो बड़ा फर्क है, उस समय का जो समाज था वो उस आपातकाल के खिलाफ था। उस समय का जो एक बड़ा मिडिल क्लास था, उस समय का एक बड़ा जो समाज था वो उस आपातकाल के खिलाफ था, उस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ था। जेपी के नेतृत्व में जो पूरा मूवमेंट हुआ, हम देख सकते हैं कि समाज के एक बड़े हिस्से की सहभागिता थी। लेकिन आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे देश का आज का मिडिल क्लास है, जो आकंठ रूप से सिर्फ और सिर्फ उपभोग में डूबा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है आपातकाल से कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये फर्क मुझे लगता है। और एक और चीज है जो आज के समय में दिखाई पड़ रही है, वो ये कि जिसे हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। उस समय की जो इमरजेंसी थी वो सिर्फ स्टेट तक महदूद थी, मतलब स्टेट तक सीमित थी। आज पूरा जो समाज है वो रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं मान रहा है। तो ये जो
डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है आपातकाल का, ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जब बात कर रहे हैं कि ये जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है ये सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी तक सीमित है, ये सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, ये इसका असर समाज के सभी तबकों पर दिखाई पड़ रहा है। ये मुसलमानों में भी है, ये दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी है, जिसके रिफ्लेक्शंस हमें जगह जगह दिखते रहते हैं। तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी पे हमला जो है वो नया नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन कुछ फर्क हैं। और उसी तरीके से डाइवर्सिटी पे जो हमले हमें दिख रहे हैं वो भी कोई नया मामला नहीं है। 84 में हम सब जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जनसंहार हुआ था सिखों का, लेकिन उसमें भी एक फर्क है। आज जब सजा हुई है कांग्रेस के एक नेता को, तो कांग्रेस वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तंजीम है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ हमने मारा है, उनके लोगों का सम्मान किया जा रहा है, विधायक चुने जा रहे हैं ऐसे लोग जो लोग सीधे इन्वॉल्व हैं दंगों में, अकाउंट में पैसे जमा किए जा रहे हैं बाकायदा, ये सब कुछ चल रहा है। तो फर्क है, मैं कोई कांग्रेस को डिफेंड करने की बात यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ बुनियादी फर्क हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कुछ बुनियादी फर्क हैं। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस जो है वो एक लिबरल राइटिस्ट पार्टी है और जो बीजेपी है वो एक एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है। मेरा एक ये अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और कांग्रेस को लेके। लेकिन मैं एक दूसरी बात यहाँ पर करना चाह रहा था जो आज के विषय के ज़्यादा नज़दीक है, और वो ये कि पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं इंडियन सोसाइटी में। हम कह सकते हैं कि जो सड़ांध थी भारतीय समाज की वो बिल्कुल सतह पे आ रही है, वो दिख रही है। यानी कि बहुत सारा जो हम लोग भ्रम नहीं पाल के रखते हैं कि बहुत अच्छा समाज है, मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुत लिबरल है, वो सारा भ्रम हमारा जो है वो सब दूर हो रहा है कि क्या वास्तविकता है। सबरीमाला वगैरह जैसी घटनाएं हमें बता रही हैं कि केरला का समाज जो है वहाँ पर भी कितना डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो है वो प्रचार प्रसार हुआ है। तो और बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर हम उन घटनाओं का जिक्र बहुत संक्षेप में एक घटना का जिक्र करें कि मैं संभल गया। संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहाँ पर एक मस्जिद है जो कहते हैं कि बाबर ने बनवाई थी, पुरानी मस्जिद है। तो हम लोग पुरानी मस्जिद है इसलिए देखने के लिए गए उसको, और इसलिए गए कि क्योंकि उसको भी आरएसएस ने जो एक लिस्ट जारी की है विवादित मस्जिदों की, उसमें उसका भी नाम था। तो हमको लगा कि चलो देख लेते हैं, अगली बार आएंगे वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसको देखने चले गए। तो आप देखिए कि जब गए तो मालूम पड़ा कि उसके आसपास जो है वो 144 लागू हो गया है, कॉन्स्टेबल्स बैठे हुए थे उसके बाहर। और पता किया तो क्यों भाई धारा 144 लागू है, तो बताया कि सुदर्शन चैनल ने जो है उस मस्जिद पे एक एपिसोड चला दिया है कि उसको जो है उस पर किस तरीके से जो है हिंदुओं का कब्जा होना चाहिए था, और उसके बाद से वहां पर उसको विवादित बना दिया गया। यानी कि आप देखिए कि बाबरी मस्जिद को विवादित बनाने में आरएसएस को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आज उस काम को सुदर्शन चैनल कर दे रहा है। कितना चीजें उनके लिए आसान हो गई हैं, कितनी आसानी से वो कह देते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कोई मतलब नहीं है आपके डेमोक्रेटिक राइट्स का नहीं उसके लिए, और स्टेट कहता है हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन मैं खासतौर से मोहसिन शेख की घटना का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि मोहसिन शेख का रिश्ता इसी शहर से रहा है और पूर्व के वक्ताओं ने भी मोहसिन शेख के बारे में यहाँ पर बातें रखी हैं। जो जजमेंट वगैरह आया
वो भी उस पर भी बात हो सकती है, हुई है, लेकिन मैं उसके एक पहलू पे कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए कैसे मारा जा सकता है कि उसकी दाढ़ी और टोपी है। मतलब कोई आदमी अगर दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, तो क्या ये वाजिब कारण हो सकता है उसकी हत्या करने के लिए? ये बता रहा है कि किस हद तक जो नफरत है सोसाइटी के बड़े हिस्से में वो बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोगों के जो हौसले हैं वो कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ये 4-5 सालों का सिर्फ मसला तो है नहीं मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उनका। ये तो आज़ादी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। 61 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जबलपुर का जो दंगा था। और हम सब जानते हैं कि भिवंडी, रांची, जमशेदपुर, अहमदाबाद, जलगांव, औरंगाबाद, यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर, सूरत, मुंबई, मुजफ्फरनगर, गुजरात, सब मतलब एक लंबी फेहरिस्त है। हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ है। और हम लोग जो कहते हैं ना कि ये दंगा वगैरह, दंगे शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि दंगा तो आज़ाद भारत में हुआ नहीं है। और इस बात की तस्दीक जो है वो जो तमाम सारे कमीशंस ऑफ इंक्वायरीज गठित हुई इन राइट्स के बाद या कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट के बाद, इसकी तस्दीक वो भी करते हैं कि दंगे नहीं थे, ये हमले हैं मुसलमानों के ऊपर, एक तरफा हमले हैं। सारा एक गेम प्लान है जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। तो ये दंगे नहीं हैं। और हम देख सकते हैं कि जबलपुर को आप छोड़ दीजिए, मतलब जबलपुर नेहरू के समय में हुआ था और वो अकेला ऐसा इंसिडेंट है जिसके बाद जांच आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। उसके बाद जितने कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट हैं, हम सब श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि उस पर क्या किया गया। लेकिन क्या हम जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि कहाँ पड़ी हुई है वो रिपोर्ट? मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बाद वो आयोग बनाया गया था। क्या हुआ उसका? उस समय समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। क्या हुआ मेरे अपने शहर जहाँ से मैं आता हूँ, कानपुर से, जहाँ पे 1992 में 258 लोग मारे गए थे और उसके बाद माथुर आयोग का गठन किया गया था। और उसके तुरंत बाद वहाँ पर मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा देने वाले लोग सत्ता में आए थे। उन्होंने क्या किया उस रिपोर्ट का? क्या हुआ भागलपुर मैसेकर के बाद जो 89 में हुआ था? आप लोगों को अगर मैं उसके बारे में कुछ घटनाएं बताऊंगा तो आप लोग ताज्जुब करेंगे कि उस मैसेकर का जो मास्टरमाइंड था कामेश्वर यादव, उसको लालू प्रसाद यादव ने 2004 में सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार दिया था। 2004 में, क्योंकि 2005 में बिहार में विधानसभा के चुनाव थे जिसमें लालू हार गए थे। और आज जो डीजीपी है बिहार का, के.एस. द्विवेदी, वो 89 में भागलपुर मैसेकर के समय वहां का एसपी था। उसको राष्ट्रपति पुरस्कार पहले नीतीश जी ने दिलाया, उससे भी नीतीश जी का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश का मुखिया तुमको बनाएंगे, और आज वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है बिहार का। इतने गंभीर आरोप हैं उसके ऊपर। अगर आप लोग रिपोर्ट देख सकें, 2 जांच आयोग बने हैं भागलपुर मैसेकर को लेकर, जहां पर 2000 के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, और वो एसपी इस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और ये सिर्फ भागलपुर में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है। ऐसे अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है
कि वो कहाँ कहाँ तरक्की पाए हैं आप लोगों को मिल सकती है। तो हिंदुओं को कोई नाराज नहीं करना चाहता इस देश में। इस देश की जो सेकुलर सियासत है वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती है, और इसीलिए वो मुसलमानों के पास फटकने से भी डरती है आजकल। ऐसे ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और 3 सीटें दी गई थी सिर्फ। जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर सच्चर कमेटी ने बहुत अच्छे से, बहुत तफसील से बातचीत की है कि किस तरीके से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन को कम किया गया है। तो कैसे विधिन जो हिंदुत्व फ्रेमवर्क के दायरे में पॉलिटिक्स हो रही है आज के दौर में, उसे समझने की ज़रूरत है। और मैं इन बातों को इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कोई आरएसएस से या भाजपा से अपेक्षा नहीं है। उनका अपना जो एजेंडा है वो उस पर काम कर रहे हैं। मेरी अपेक्षाएं तो जाहिर सी बात है, जो जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए मरने और जीने की कस्में खाई हैं, हमारी उम्मीद तो उनसे ही होगी ना, इसलिए हम उन पे ही बात करेंगे। और बहुत सारी घटनाएं, देखिए 3 मिनट का समय मेरा बचा है, बहुत सारी घटनाएं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। पहले का जो सिविल सोसाइटी था, जैसे गांधी की बात हम लोग करें, मतलब छोड़ दीजिए सियासत को, गांधी अद्भुत, उनकी एक तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है और आजकल हमें लगता है कि बहुत ज़रूरत है गांधी को याद करने की। 47 में जो बंटवारा हुआ, बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए और दिल्ली में दंगे रुक नहीं रहे थे, और वो जो विस्थापित पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे वो भयानक रूप से गांधी से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि बंटवारा इसी आदमी ने कराया है। उसके बावजूद गांधी उनके बीच में गए, गांधी ने उपवास किया, गांधी ने डायलॉग किया उन लोगों से और दंगे रुके। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, नोआखली की बात भी है। एक लीडरशिप थी उस समय, जेपी, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन दंगे हो रहे हैं, गए हैं वो लोग, लोहिया गए हैं, लेफ्ट की लीडरशिप गई है उस समय की वहां पे। आज हमारे जैसे जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, जाएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और वापस चले आएंगे, खत्म हो गई भूमिका। और जो सेकुलर सियासत है वो तो फटकती नहीं है, क्योंकि उनको हिंदू वोट चाहिए ना। तो कैसे सेकुलर पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, अगर उसको समझना है, बुरहानपुर की मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा। और वो घटना ये है कि पिछले साल 2018 में एक मैच था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच था, और बताया ये गया कि पाकिस्तान मैच क्योंकि जीता था, उसके बाद कुछ मुसलमान लड़के पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, पुलिस ने छापा मारा, 15 के आसपास लड़कों को गिरफ्तार किया और उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया, उनको बंद कर दिया गया। घटना को, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो पुलिस और आरएसएस के लोगों ने मिलकर गढ़ी थी, इसको डिफ्यूज किया एक हिंदू ने, सुभाष कोली नाम के एक हिंदू ने इसको डिफ्यूज कर दिया। उसने आरोप लगाया, वो कहानी थोड़ी लंबी है क्योंकि हम वहाँ गए थे, उस पर एक रिपोर्ट तैयार किए थे, इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। और सुभाष कोली की जो भूमिका है वो तो हम बता नहीं सकते, सलाम करने का उसे मन करता है कि एक आदमी ने उस पूरे कॉन्स्पिरेसी को डिफ्यूज कर दिया जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। उसके बाद जब हम वहाँ गए तो हमने कहा कि जब सब कुछ क्लियर हो चुका था, पिक्चर, पुलिस ने मुकदमे भी वापस ले लिए, सब कुछ क्लियर हो चुका था कि साजिश पुलिस ने की है, आरएसएस उसमें इन्वॉल्व, सब क्लियर हो गया। हमने वहाँ के मुसलमानों से जाके पूछा कि भैया ये बताइए कि सेकुलर पॉलिटिक्स क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस हमारे साथ पीछे से है, सामने से नहीं है। सामने से इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को अगर मालूम पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो पीछे से, मतलब जिनको दंगा करना है वो खुल के बेशर्मी के साथ, नंगई के साथ जो है दंगा फसाद कर रहे हैं, और जिनको सेकुलर पॉलिटिक्स करना है वो पीछे से चोरी छुपे, बिल्कुल आहट नहीं होना चाहिए। दुख की बात यह है कि इन विचारों से खुद मुस्लिम कम्युनिटी जो है
वो कन्विंस हो चुकी है कि हमारे सवालों को अगर सेकुलर पॉलिटिक्स उठाएगी तो इससे पोलराइजेशन होगा समाज में। ये सबसे जो एक दुखद पहलू है वो इस पूरे इंसिडेंट का है। और मैं बहुत संक्षेप में मैं जिस नफरत की सियासत की बात कर रहा था, मैं उसके रूट्स पे बस बहुत संक्षेप में, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हो गया कंप्लीट कर, अच्छा ठीक। देखिए, मैं जिस बात को करना चाह रहा था वो ये कि, और मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि मैं आपको कानपुर ले चलना चाहता हूं, अपने शहर में। 1931 में वहां पर एक मेजर राइट हुआ था, एक बड़ा दंगा हुआ था जिसमें 400 के आसपास लोग मारे गए थे। उस दंगे में और क्या हुआ क्या नहीं, वो उस पर नहीं बात करेंगे। उस दंगे का प्रभाव ये हुआ कि बंटवारा हो गया, हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी का बंटवारा हो गया। हिंदू एक तरफ आ गए, मुस्लिम एक तरफ आ गए, यानी कि डेमोग्राफी बदल गई। 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कानपुर शहर 31 में बढ़ गया, डेमोग्राफी बदल गई राइट्स के बाद। और ये लगभग हिंदुस्तान के हर शहर की तस्वीर है आज की तारीख में, आप देख सकते हैं। पटना का यही हाल है, नागपुर का यही हाल है, भागलपुर का यही हाल है। ये तस्वीर लगभग हर शहर की है। और कैसे आरएसएस, कैसे हिंदुत्व पॉलिटिक्स इस डेमोग्राफिक चेंज को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। गुजरात इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात में कानून जो मुसलमानों के हक के लिए बनाया गया था, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, आज क्या हाल है उस कानून का। अगर आप जाएं अहमदाबाद तो जरूर उसको देखें। और असर ये हो रहा है इन चीजों का कि आज एक मुसलमान को हिंदुओं की बस्ती में घर मिल नहीं सकता है। एक आम मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, इमरान हाशमी को भी घर नहीं मिल सकता है। और इसी पुणे शहर में हम जानते हैं कि वो जो आईएएस के एक, जिन्होंने आईएएस टॉप किया था, अनवार क्या नाम था उनका, अंसार शेख, उनको भी कमरा नहीं मिला था। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि कैसे हम ऐसी बस्तियों को बसाएं जहां पर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिल के रह सकें। क्योंकि मोदी की जो बात है, मोदी जो पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक बात बोला था, उसने कहा था कि दिवाली में बिजली गुल होती है तो ईद में क्यों नहीं होती है। और ये बात देखिए किस तरीके से लोगों को अपील कर जाती है। हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है और हम देखते भी हैं कि अगर दिवाली में लाइट नहीं आती है तो हम लोग मुसलमानों को कोसते हैं, बिजली विभाग को नहीं कोसते हैं, सरकार को नहीं कोसते हैं, मुसलमानों को कोसते हैं। और मेरे एक बड़े अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब टीपू सुल्तान आता था और बिजली चली जाती थी तो हम लोग कहते थे कि रामायण जब आता था तो बिजली नहीं जाती थी। तो कैसे दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो गैप पैदा हुआ है और इसको किस तरीके से जो कम्युनल आइडियोलॉजी है वो बहुत आसानी से भरने का काम कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे इतना समय दिया। और मैं खासतौर से डॉक्टर इकबाल का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और दयानंद जी का भी, जिन्होंने मुझे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।